करेंगे कि जब हम लोग बीमार हो जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और प्रिवेंशन, ताकि हम बीमार ही ना हो पाए। ट्रीटमेंट तब जब बीमार हो जाएं तो क्या ध्यान रखी जाती हैं चीज़ें, और प्रिवेंशन बीमार होने से पहले ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं सो दैट कि हम लोग बीमार पड़े ही ना। तो उसमें आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की। अगर हम बात करें तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब भी हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे को फीवर जरूर होता है। कोई भी अगर हमारे को प्रॉब्लम है तो फीवर जरूर होता है। वो फीवर क्या होता है? एक्चुअली फीवर होता है हमारी बॉडी की जो एंटी बॉडी होती है, जो वो लड़ रही होती है, जो माइक्रोब्स है उनके साथ लड़ रहे होते हैं, और इस दौरान बुखार आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है इस कारण से। तो सबसे पहला तो वो लोग क्या देते हैं, कोई एक टैबलेट देंगे जिससे बुखार उतर जाए, उसको एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं। क्या करते हैं वो टैबलेट किस लिए देते हैं? सो दैट कि फीवर डाउन चला जाए। सबसे पहला होता है टैबलेट टू डाउन द फीवर। हमारी बॉडी का बुखार कम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बुखार रहेगा तो हमारी बॉडी के सेल्स वगैरह डैमेज होते रहेंगे। करेक्ट है। तो सबसे पहला तो फीवर को डाउन करने के लिए वो एक टैबलेट देते हैं जिसको हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज देते हैं एक, आपको मालूम है पेन किलर्स। बॉडी में पेन होता है, बीमार अगर हम होते, कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो पेन तो होता है बॉडी में। तो रिलैक्स करने के लिए बॉडी को डॉक्टर्स क्या देते हैं? पेन किलर्स देते हैं। जरूर होती हैं चीजें, पेन किलर्स होती हैं साथ में, ताकि बॉडी में जो एक हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, वो डाउन हो जाए। हमें ना पता चले, बॉडी में तो चल ही रही है वो चीजें, बट हम परेशान ना हो। तीसरी चीज डॉक्टर कहते हैं टेक रेस्ट, है ना। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं, और बाकी हम लोग काम कर भी नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में काम करना। तो रेस्ट लेना है सो दैट हमारी बॉडी रिकवर हो पाए। रिकवर होने के लिए जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल आ जाए। एंड एक होता है सेमी सॉलिड फूड खाने के लिए बोला जाता है। मतलब बहुत हैवी फूड खाने के लिए नहीं बोला जाता, लाइट लाइट सा सेमी सॉलिड ब्रेड्स दे देंगे, खिचड़ी हो जाती है, दलिया हो जाता है, कुछ इस तरह की चीजें वो लोग बोलते हैं कि लाइट खाना खाना है, ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, सो दैट कि जो बॉडी की एनर्जी है वो यूज हो आपको रिकवर करने में, ना कि उस फूड को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगे, जो कि मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी है। उसको डाइजेस्ट करना उसके लिए मुश्किल होगा, और एनर्जी को सेव करना ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट हो जाए तो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके। ये प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स बहुत बार एक और मेडिसिन देते हैं जो कि एसिडिटी से बचाने के लिए, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो एसिडिटी होने की संभावना हो जाती है, पेन किलर्स खा रहे हैं हम लोग। और उसके साथ लास्ट वाला जो चीज़ होता है, असली चीज़ बीमारी को मारने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, वो एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स होती हैं टू किल द माइक्रोब। जिस माइक्रोब ने हमला किया है उस माइक्रोब को मारने की एक टैबलेट दी जाती है। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर्स हम लोगों का इलाज करते हैं। पहला, एक तो आपको बुखार को डाउन लेके आएंगे, आपकी बॉडी के दर्द को कम करेंगे, रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं बहुत सारा, एंड खाना क्या सेमी सॉलिड खाना होता है, जूसेस पीने होते हैं, सो दैट के बॉडी की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो फूड को डाइजेस्ट करने में। और क्योंकि बॉडी में एनर्जी कम है, वो डाइजेस्ट कर भी नहीं पाएगा उस फूड को, वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेमी सॉलिड फूड, और जो असलियत में जो जिसने हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जिस माइक्रोब ने हमारी बॉडी में तकलीफ पैदा की हुई है, उसको मारने के लिए टैबलेट दी जाती है। एंटीबायोटिक्स होती हैं ये, एंटीबायोटिक्स मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स के खिलाफ काम करने वाली होती हैं ये एंटीपायरेटिक बुखार को रोकने वाली, पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स जो कि दर्द को महसूस नहीं होने देते हैं, एंड दीज आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है, क्वेश्चन कई बार आता है। एंटीबायोटिक्स जो होती है वायरस पे काम नहीं करती हैं। क्यों? देखो, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली क्या काम करते हैं, जो लाइफ साइकिल होता है ना बैक्टीरिया का,
उसको उसमें बैरियर लगा देती हैं। वो बैरियर ऐसे लगता है, मान लो ये लाइफ साइकिल बैक्टीरिया यहाँ से ग्रो करके यहाँ तक एडल्ट हो रहा है और दोबारा ग्रो करने की हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बैरियर हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो उसका लाइफ साइकिल स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे एंटीबायोटिक आ गई, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आगे और जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, वो फिर खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर के द्वारा दी जाती है कि जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है, या तो 3 दिन का या 5 दिन का, जितना भी कोर्स उन्होंने दिया है वो कंप्लीट करना होता है। बिकॉज अगर कंप्लीट नहीं करोगे, सोचो जरा, हमने यहाँ पे टैबलेट ली, दवाई ले ली, तो जो यहाँ तक के, मान लो यहाँ तक के थे माइक्रोब्स, वो यहाँ आए, खत्म हो गए। अब नया हमारे को, से फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया था जहाँ पे वो सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं, इस वाले एरिया के लिए अभी यहाँ से जो चले हुए थे वो पहुंचे नहीं थे डैमेज करने के लिए, तो हमें लगा कि हाँ हाँ हम तो ठीक हो गए, हमने दवाई हटा दी। भाई साहब, हमने तो दवाई छोड़ दी, लेकिन ये जो यहाँ से चले हुए थे ये तो अभी आकर के खत्म नहीं हुए, ये यहाँ आकर के दोबारा अटैक करेंगे, और दोबारा अटैक करने के बाद, और इन माइक्रोब्स में इतनी पावर होती है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन लेके आ जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इनके अंदर। अब की बार अगर आप दोबारा से वो एंटीबायोटिक खाओगे तो काम भी नहीं करेगा, तो वो बहुत खतरनाक चीज होती है। इसीलिए आपको पूरा ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मान लो ये बैरियर है तो पहले ये वाला, फिर सेकंड साइकिल वाला, थर्ड साइकिल, जब तक यहाँ से चले हुए सारे माइक्रोब्स खत्म ना हो जाए तब तक एंटीबायोटिक्स आपको खाते रहनी पड़ते। एक बड़ा जनरल सा आइडिया दिया है मैंने, ये इतना सिंपल नहीं है, बट आप लोगों को अभी ऐसे से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानना है। बैरियर लाइफ साइकिल के बीच में आ जाता है और वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं होने देता है माइक्रोब के को। माइक्रोब का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो वो हिट नहीं करेगा, हिट नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो एंटीबायोटिक्स वहां तक तो काम करता है, लेकिन वायरसेस के साथ क्या हो जाते हैं, इसकी कहानी। वायरसेस जो होते हैं ना, इन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती, बिकॉज वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी सेल मशीनरी यूज नहीं करते, अपना खुद का सेल इस्तेमाल नहीं करते, होस्ट का सेल ही इस्तेमाल करते हैं। होस्ट के सेल में जाएंगे तो वो लिविंग हो जाएंगे। होस्ट मतलब मान लो मैं हूं, मेरे पे अगर वायरस का अटैक हुआ है तो मेरे ही सेल्स को वो यूज करेगा, और मेरे सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज काम नहीं करेंगे। ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। अगर करेंगी तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, वायरस के बजाय हम खुद ही अपने आप के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं, वो तो और खतरनाक हो गया। इसीलिए वायरसेस के खिलाफ जो है मेडिसिन नहीं बनती हैं, बिकॉज वो एक बीच के एरिया में आते हैं जहाँ पे हम ना तो उनको लिविंग बोल सकते ना हम उनको नॉन लिविंग बोल सकते। लिविंग सेल में होते हैं तो वायरसेस लिविंग होते हैं, उन्हीं की मशीनरी को यूज करके, सेल मशीनरी को यूज करके। नॉन लिविंग में होते हैं तो क्योंकि वहां पे सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। ये खतरनाक चीज हो जाती है, वायरस पे काम नहीं करती। तो ट्रीटमेंट तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोशिश ये की जाए कि बीमार हो ही ना, बीमार ना हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। कैसे? ये होता है प्रिवेंशन से। प्रिवेंट करना है, बीमारी को होने नहीं देना है। अच्छा एक बात सुनो, हम लोग जो हैं, हमारे आसपास तो हमेशा बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन हम लोग रोज रोज तो बीमार नहीं होते, है ना? क्यों नहीं होते? बिकॉज हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि अपने आप जैसे ही कोई माइक्रोब आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है और उस माइक्रोब को मार के भगा देता है, खत्म कर देता है। तो वो हमारी बॉडी नॉन स्टॉप ऐसा काम कर रही होती है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज बन रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन बनाता है? इम्यून सिस्टम। बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर होता है। और ये इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना हम लोग कम बीमार पड़ते। तुमने सुना होगा ना, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार कहते हैं, इनका इम्यून सिस्टम अभी वीक है। बड़े बुजुर्ग जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जो यंग लोग होते हैं वो इतने जल्दी बीमार, जनरली बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कम पड़ते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें,
अकॉर्डिंगली अपने योगा वगैरह भी अगर हम जब करते हैं ना, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो यू मस्ट वर्कआउट रेगुलरली। योग बहुत अच्छा साधन है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का। जितना हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इम्यून बूस्टर आते हैं ना बहुत सारे, उसमें सर्दियों में च्यवनप्राश वगैरह खाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल जो इम्यून को बूस्ट करते हैं। हेल्दी फूड तो इम्यून को बूस्ट करने का नंबर 1 तरीका है। बहुत अनहेल्दी खाना ना खाएं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पे तो एक जनरल चीजें हो गई कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज तुम लोगों ने सुनी होगी, इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोब के खिलाफ। बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बीमार भी नहीं होते, उनको इंजेक्शन लगा देते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, ओ क्या किया ये। वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, WBC इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें ना एक मेमोरी होती है। सबके लिए नहीं होती तो है ही, कभी कभी हम लोग कैसा कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को शार्प कर दे। क्या होता है, कोई भी माइक्रोब अटैक करते हैं ना, तो हमारे WBC तैयार होते हैं उनके खिलाफ, देखते हैं क्या आया, किस तरह का माइक्रोब आया और मुझे इसके खिलाफ किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करना है, और वो फिर डेवलप होना शुरू होते हैं। तो मतलब माइक्रोब आया, आते वो डेवलप करना शुरू करेगा। अगर ये बहुत जल्दी इसके खिलाफ, हमारे WBC बहुत जल्दी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेते हैं, तो इसकी कॉलोनी बढ़ने से पहले ये ज्यादा हो जाए तो इनको खत्म कर देते हैं। और अगर टाइम लग जाए इसको डेवलप होने में, और ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाए, माइक्रोब्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए, तो ये इसको सरपास करके बॉडी को बीमार कर देते हैं। वो टाइम बचाने के लिए कि कितनी देर तक हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उस पर्टिकुलर माइक्रोब के खिलाफ कोई तैयार करे, रणनीति तैयार करे, उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसकी मेमोरी में पहले ही फीड कर दिया जाता है। कैसे भला? जैसे पोलियो का वैक्सीन है, एंड चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है। क्या किया जाता है, डेड मरे हुए कीटाणु, कमजोर कीटाणु ही जैसे हिंदी में बोलते हैं उनको, जर्म्स, जिस बीमारी के मान लो स्मॉल पॉक्स के हैं, तो उनको ना बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जर्रा सा एकदम डेड स्ट्रेन, जो कि बॉडी में जाके नुकसान करने वाले हैं। लेकिन क्या है, वो बेचारे मरे कुचले दबे से हैं, उनकी हालत खराब है, वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो जब बॉडी में जाएंगे तो यहाँ पे WBC ये एक्टिव हो जाएंगे, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करेंगे, और ये बेचारे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक एंटीबॉडीज ग्रो हो गई और इनको मार के भगा दिया। नॉट ओनली भगाया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेमोरी तैयार होकर के हमारी बॉडी में रखी गई कि आने वाले टाइम में अगर कभी भी ऐसे वाले माइक्रोब ने हिट किया तो टाइम लगाए बिना फटाक से तैयार है इनके पास, ओहो ये तो ये वाला फॉर्मूला था, तैयार करो, WBC बोलेंगे, है ना। अरे क्या हो गया, हो गया, कनेक्ट हो गया, हो गया कनेक्ट। एक बार हाँ बोलो जरा, चलते चलते रिदम टूट गया हमारा, है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ, जैसे ही ये वाले माइक्रोब एंटर करेंगे तो इनको फॉर्मूला, हमारे WBC को फॉर्मूला तैयार करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ओ ये तो वही वाला माइक्रोब है, फटाक से इसके खिलाफ वही वाला फॉर्मूला लेके आओ। जब तक ये माइक्रोब अंदर घुसेगा और अपने युद्ध की तैयारी करेगा कि ओहो हमारे को तो इस बॉडी को बीमार करना है, यहाँ तैयार है फौज, बोला तू सामने आ, तेरी तो हम रेल बना देंगे, आउट। दैट इज वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जो बच्चों को दिया जाता है वो क्या होता है, फ्यूचर के लिए, आगे कभी भी उस तरह के माइक्रोब्स अटैक करें तो उसकी के लिए तैयार कर करके फॉर्मूले बॉडी के अंदर ही रख दिए जाते हैं WBCs के द्वारा, और टाइम ना लगे। एक्चुअल में वो कहानी टाइम की ही है। अगर मान लो टाइम लग जाता है माइक्रोब्स के खिलाफ तैयार होने में, तो माइक्रोब्स हावी हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं, तो माइक्रोब्स की रेल बना दी जाती है। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन, और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का एक पार्ट है। ये बहुत शानदार है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का नेस्तो नाबूद किया, बड़ी बड़ी बीमारियों को पे तहलका मचा दिया है। किसने भला? वैक्सीनेशन ने। और उसके बाद तो जो चीजें हैं प्रिवेंशन की, वो तो है ही है। आप लोग सब लोग, बच्चे बड़े हो रहे हो, सबको ध्यान रखना होता है, हेल्दी खाना खाना होता है, बैलेंस डाइट लेनी होती है, जिसमें एम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स सब कुछ होने चाहिए। आप जानते हो ना, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड फैट्स एंड लिपिड्स, करेक्ट है। उसके बाद होते हैं प्रोटीन्स, फिर होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनको क्या नाम दिया गया है? इनको नाम ही दिया गया है, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जेटिक रखते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे खाने में हमारे को इस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिसमें ढेर सारा प्रोटीन हो, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करे। सेल्स के रिपेयर और रीजनरेशन में प्रोटीन का काम होता है। एंड दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स किस में मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसीलिए जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे को सलाह दी जाती है ज़्यादा फ्रूट जूसेस पीने की, है ना, सूप वगैरह पीने की वेजिटेबल्स में से। तो वो चीज़ें हमारे को मदद करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो ये बैलेंस्ड उसमें हमारा न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो खाना खाना चाहिए जिसे एक थाली होती है, तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए जो मेन फूड में आता है, जैसे चावल हो गए, रोटी हो गई, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। उसमें घी भी होना चाहिए जो कि फैट लेके आता है। बहुत बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो घी कम हो जाना चाहिए, फैट की मात्रा कम हो जानी चाहिए। फिर प्रोटीन्स, दालें वगैरह होती हैं, एग है, फिश है, नॉनवेज में अगर हम जाएं तो प्रोटीन्स खाने चाहिए। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों का मिश्रण आपकी थाली में होना चाहिए एक बैलेंस डाइट के लिए, जो कि आपको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाएगा। एंड यस अभी भी बोलूंगी, हमेशा बोलूंगी, आप लोग यंग बच्चे हो, एक्सरसाइज जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को तैयार करती है लड़ने के लिए, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी रामदेव बताते हैं ना, एग्जैक्टली वो बिल्कुल बढ़िया बात बताते हैं, सही बात बताते हैं। योग जो होता है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, दैट इज मस्ट। तो बैलेंस डाइट, राइट आपका लाइफस्टाइल, जो जीने का तरीका है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अच्छी सारी एक्सरसाइज करना, बैलेंस्ड फूड लेना, ये आप लोगों को बचाता है किन से? बीमारियों से। साफ सफाई रखना, गंदा पानी नहीं पीना, एंड गंदगी नहीं फैलाना अपने चारों तरफ। गंदगी में माइक्रोब्स जनरेट होते हैं, सारी चीजें आपको प्रिवेंट करते हैं। सो प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए ये तो आप लोगों के हाथ में ही है, बचा के रखना है खुद को। अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं अपनी क्लास को, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन को, और इस टॉपिक को भी कंक्लूड करते हैं। इसमें आप लोगों ने जो तैयार करना है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, आप लोगों ने जो तैयार करना है इस पूरे चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए, जैसे बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री। उसके बाद आपका आ जाता है एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, फिर आते हैं आपके एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीजेज, फिर आते हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। फिर आ जाता है आपका एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन। हम लोगों ने बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन की बात की थी, है ना। बायोलॉजिकल एजेंट्स माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से, वॉर्म से। तो हमारे को इस वाले सेक्शन में से क्वेश्चन जरूर आएगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताने के लिए, या फिर कोई बोलेंगे बैक्टीरिया से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताओ, कैसे फैलते हैं ये बताओ,
ये वाला जो टॉपिक है इस तरह से होता है। फिर आ जाता है बीमारी तो हो गई, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लो।